हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां यूक्रेन राष्ट्रपति भवन से आया अजीत डोभाल के पास फोन, युद्ध को लेकर मांगी भारत से सबसे बड़ी मदद। जी हां दोस्तों, बताएंगे भारत का क्या रहा रिएक्शन, क्या भारत यूक्रेन की मदद करेगा या बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत की नकल करके पाकिस्तान ने किया ये काम, लेकिन हाथ लगी सिर्फ और सिर्फ मायूसी। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां मध्य प्रदेश में शिवराज या कमलनाथ या सिंधिया किसे बनाना चाहिए सीएम सर्वे में, चौंकाने वाला नतीजा आपको सबसे पहले बताएंगे दोस्तों। तो सारी जानकारी बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहाँ यूक्रेन राष्ट्रपति भवन से आया अजीत डोभाल के पास फोन, युद्ध को लेकर मांगी भारत से सबसे बड़ी मदद। जी हां, यूक्रेनी राष्ट्रपति के कार्यालय के प्रमुख एंड्री यर्मक ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को फोन करके यूक्रेनी शांति सूत्र के लिए भारत का समर्थन मांगा है। यर्मक ने कहा है कि उन्होंने और डोभाल ने ग्लोबल पीस समिट की तैयारियों पर चर्चा की है और भारतीय नेता अजीत डोभाल से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा जितने देश संभव हो सके वो शांति शिखर सम्मेलन का समर्थन करें। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यूक्रेनी शांति सूत्र यूक्रेन और पूरी दुनिया दोनों के लिए पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। हम शांति वार्ता पर कार्यान्वयन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन तैयार करने के लिए सक्रिय रूप से भागीदारों के साथ काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भारत इसमें हिस्सा लेगा। दोस्तों आपको बता दें, ये चौथी बार है जब यर्मक ने इस साल एनएसए अजीत डोभाल से यूक्रेनी शांति योजना और यूक्रेन में युद्ध के बारे में बात किया है। यर्मक ने फरवरी में डोभाल को फोन करके यूक्रेनी शांति योजना के लिए भारत का समर्थन मांगा था। इस मामले पर जापान में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर भी चर्चा हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से यूक्रेनी राष्ट्रपति भवन से अजीत डोभाल जी के पास कॉल आया है दोस्तों और युद्ध को लेकर भारत से बड़ी मदद मांगी गई है, ऐसे में क्या भारत यूक्रेन की मदद करेगा? क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से भारत और रशिया के अच्छे संबंध है और एक ऐतिहासिक संबंध है और एक सबसे मजबूत संबंध है, अगर आप भी मानते हैं कि रशिया इस बात से जरूर नाराज हो जाएगा कि भारत यूक्रेन की मदद कर रहा है, ऐसे में दोस्तों भारत चाहकर भी यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएगा। दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या यूक्रेन की मदद करनी चाहिए या फिर भारत को तटस्थ रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए इस मुद्दे पर? आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत की नकल करके पाकिस्तान ने किया ये काम, लेकिन हाथ लगी सिर्फ और सिर्फ मायूसी। बता दें, गंभीर आर्थिक संकट और राजनीतिक उठापटक के बीच रविवार को रशिया से रियायती कच्चे तेल की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। आर्थिक बदहाली और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए इस डील को शुरुआत से ही काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन तेल मार्केट से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को इस डील से कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है और न ही ये डील घरेलू तेल की कीमतों को कम करने में मददगार साबित होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की तरह पाकिस्तान ने रशिया से सस्ता तेल खरीदना तो शुरू कर दिया है, लेकिन उसे भारत जैसा लाभ नहीं होने वाला है। तेल उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि पाकिस्तान और रशिया के बीच हुई यह डील राजनीति से प्रेरित ज्यादा नजर आ रही है। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ चीफ ऑफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार शरीफ सरकार पर हमलावर नजर आ रहे थे। पीटीआई का कहना था कि जब भारत रशिया से सस्ता तेल खरीद सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि शहबाज सरकार का यह कदम ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार पीटीआई के आरोपों को खारिज करना चाहती है और इसीलिए बहुत लाभ न होने के बावजूद रशिया से तेल आयात कर रही है। रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही भारत रशिया से रियायती कीमतों पर भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। रशिया तेल को भारत की ऑयल रिफाइन कंपनियों में रिफाइन किया जाता है। भारतीय कंपनियां इस रिफाइंड तेल को ऊंची कीमतों पर अमेरिका समेत अन्य यूरोपीय देशों को बेचती है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस की ब्रेस्ट क्रेया में मई महीने की शुरुआत में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि 2023 की पहली तिमाही में भारत ने सबसे ज्यादा रूसी तेल यूरोपीय देशों को निर्यात किया है। तो वहीं पाकिस्तान के पास अब रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए पर्याप्त रिफाइनरी और सुविधा नहीं है। अगर ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान रूसी ऑयल को रिफाइन करने में सक्षम हो जाता है तो पाकिस्तान भारत या रशिया की तरह एक बड़ा बाजार नहीं है जो रिफाइन ऑयल को यूरोपीय मार्केट में सप्लाई कर सकेगा। यानी कि दोस्तों भारत की बड़ी अच्छी नकल करने चला पाकिस्तान, लेकिन अफसोस उसके हाथ सिर्फ और सिर्फ मायूसी ही लगी है। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब वो भारत की नकल कर रहा है। वो हर चीज में, हर मुद्दे में भारत की नकल करता है, लेकिन उसके हाथ हमेशा मायूसी ही लगी है। बहरहाल दोस्तों आप लोग क्या सुझाव
साथ देना चाहेंगे पाकिस्तान को, कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। और शहबाज सरकार को कमेंट में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों कि भारत जैसा बनने में आपको सदियां बीत जाएंगी। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत पर नहीं चली यूरोप की धौंस, एक्शन की धमकी के बाद भी किया ये काम। जी हां, पिछले महीने यूरोपीय संघ ने भारत को प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदकर यूरोपीय देशों को बेचने पर चेतावनी दी थी। इसी बीच खबर है कि यूरोप को भारत के ईंधन निर्यात में भारी तेजी आई है। जनवरी 2022 में यूरोप को भारत का ईंधन निर्यात 11 लाख बैरल था, जो इस साल अप्रैल में बढ़कर 74 लाख बैरल हो गया है। यूरोप को भारत के ईंधन निर्यात में यह तेजी रशिया से तेल आयात में भारी बढ़ोतरी के बीच आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत यूरोप को भारी मात्रा में जेट इंजन और डीजल जैसे ईंधन निर्यात कर रहा है। भारत रशिया से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर उसे अपने रिफाइनरियों में रिफाइनिंग के बाद यूरोप को बेच रहा है। बता दें कि यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल ने हाल ही में कहा था कि भारत रशिया से तेल खरीदकर उसके रिफाइन उत्पादों को यूरोपीय देशों को बेच रहा है, जो सीधे तौर पर रशिया पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन है। हमें इस पर कार्रवाई करनी होगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, मई के महीने में ही ऐसी खबर आई थी कि भारत रिफाइंड पेट्रोलियम का यूरोप का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। एनालिटिक्स फर्म केपलर ने कहा था कि भारत से यूरोप का रिफाइंड ईंधन आयात प्रतिदिन 3,60,000 बैरल से अधिक होने वाला है। यानी कि दोस्तों भारत ने यूरोपियों के एक्शन लेने वाली खबर के बाद भी बहुत बड़ा कार्य किया है दोस्तों, और उनकी धमकी से बिल्कुल ना डरते हुए भारत ने वही किया जो भारत के हित में है। और ऐसे में भारत पर नहीं चली यूरोप की एक भी धौंस। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत की मोदी सरकार वाकई में दोस्तों भारत देश के लिए कार्य कर रही है, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी की यात्रा से पहले भारत को किलर ड्रोन बेचना चाहता है अमेरिका, बाइडेन प्रशासन बना रहा क्या इस पर दबाव। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजकीय यात्रा से पहले अमेरिका ने भारत को किलर ड्रोन खरीदने का बड़ा ऑफर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि मोदी सरकार ड्रोन डील को प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले फाइनल कर ले। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से परिचित दो लोगों ने इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले जो बाइडेन प्रशासन चाहता है कि नई दिल्ली लाल फीता शाही को दरकिनार करते हुए दर्जनों अमेरिका निर्मित ड्रोन खरीदने के लिए सौदा फाइनल कर ले। अमेरिका चाहता है कि भारत इस ड्रोन डील को जल्द से जल्द फाइनल कर ले। भारत ने काफी वक्त से संयुक्त राज्य अमेरिका से बड़े सशस्त्र ड्रोन खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन नौकरशाही बाधाओं ने सी गार्जन ड्रोन सौदे में बाधा उत्पन्न की है। लिहाजा काफी लंबे वक्त से भारत और अमेरिका के बीच ड्रोन खरीदने को लेकर यह सौदा अटका पड़ा है। तो वहीं अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं, तो ड्रोन डील में शामिल अमेरिकी वार्ताकार चाह रहे हैं कि भारत इस डील को 22 जून से पहले फाइनल कर ले। इस डील पर नजर रखने वाले सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिका यात्रा तय है और अमेरिकी विदेश विभाग के साथ साथ पेंटागन और व्हाइट हाउस चाहता है कि भारत MQ-9B गार्जियन ड्रोन खरीदने के लिए सौदा फाइनल कर ले। इस डील पर नजर रखने वाले दो सूत्रों ने बताया है कि जो बाइडेन प्रशासन चाहता है कि भारत इस डील पर जल्द से जल्द फैसला ले। बहरहाल दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका इस पर भी कोई बड़ी चाल चलने वाला है, क्योंकि अमेरिका पर भी जल्दी भरोसा किया जाना किसी खतरे से खाली नहीं दोस्तों। ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में सुझाव अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां राजनाथ सिंह जी ने बीप और जॉय को लेकर तीनों सेना प्रमुख से की बात, तैयारियों का लिया जायजा, लोगों का रेस्क्यू जारी। जी हां, गुजरात में तैनात सीमा सुरक्षा बल की बचाव टीम समुद्री तट की ओर बढ़ते हुए भयंकर चक्रवाती तूफान बीप और जॉय के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चक्रवाती तूफान बीप और जॉय के 15 जून की शाम को जखाऊ तट के पास टकराने की संभावना है और उसके बाद इसके कक्ष के रण से होते हुए राजस्थान तक जाने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों से बात की और चक्रवात बीप और जॉय के लैंडफॉल के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर चाइना बना रहा अपना नाटो, नेपाल पर GSI में शामिल होने का दबाव भारत के लिए बड़ी खतरे की घंटी। जी हां, भारत के पड़ोस में चीनी ड्रैगन ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। चीन ने फिर से नेपाल पर दबाव डाला है कि वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बोले तो GSI और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव यानी GCI में शामिल हो। चीन का दावा है कि GCI पहल को चाइना सरकार ने मानवता के साथ मिलकर सभ्यता के मूल्यों को समृद्ध करने के लिए है। दरअसल चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले एक दशक में बेल्ट एंड रोड ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव GSI और अभी हाल ही में GCI को शुरू किया है। जिनपिंग ने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि वो इसमें शामिल हो। वहीं इन सभी को लेकर विशेषज्ञ गंभीर सवाल उठाते रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ने चाइना को घेरने के लिए एशियाई नाटो कहे जाने वाले क्वाड का गठन किया है। इसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। अब क्वाड से घबराए चाइना के राष्ट्रपति ने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव शुरू किया है,
है जो चाइना का नाटो कहा जा रहा है। चीन चाहता है कि नेपाल भी इसमें शामिल हो। नेपाल ने भी अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बहरहाल दोस्तों, अगर नेपाल इसमें वाकई में शामिल होता है तो ये भारत के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं होने वाला है दोस्तों, और वाकई में ही चाइना की बड़ी चाल कामयाब हो जाएगी और ऐसे में भारत को कहीं ना कहीं झटका जरूर लगेगा। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे नेपाली प्रधानमंत्री को कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने कहा कि चाइना से हमारी दोस्ती से इतना क्यों जलता है भारत, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीयों ने ऐसा दिया जवाब कि आप भी कहेंगे वाह वाह। जी हाँ, पाकिस्तान की एक्ट्रेस सेहर शिनवारी आए रोज भारत विरोधी टीका टिप्पणी करती रहती है। वो चाइना को पाक साफ बताती और कहती है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का जंगनान है। इस बार शिनवारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती से भारत इतना जलता क्यों है। आप दोस्तों सेहर शिनवारी का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। आपको बता दें, सेहर शिनवारी का ये ट्वीट देखकर बहुत से भारतीय तैश में आ गए। बस फिर क्या था, भारतीयों ने सोशल मीडिया पर ही शिनवारी की क्लास लगा डाली। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीप ने तंज कसते हुए रिप्लाई किया कि हाँ, भारत को जलन होती है क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार बहुत फल फूल रहा है। पाकिस्तान आर्थिक रूप से दुनिया की अगली महाशक्ति बनने के लिए तैयार है और निश्चित रूप से वो इस क्षेत्र में सैन्य रूप से सबसे शक्तिशाली देश है। किसी ने लिखा कि चीन की जीडीपी 17.70 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान को IMF को 170 बिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा। यदि चाइना वास्तव में खुद को पाकिस्तान का दोस्त मानता है तो कोई भी ये सवाल कर सकता है कि चाइना इतनी छोटी राशि में योगदान क्यों नहीं करता। एक भारतीय ने ट्वीट किया कि भारत को जरा भी जलन नहीं होता, भारत केवल अपनी चिंताओं पर ध्यान देता है और ये किसी भी देश के लिए सही बात नहीं है। बहरहाल दोस्तों, सेहर शिनवारी के इस सवाल का दोस्तों आप लोग क्या जवाब देंगे, जो कह रही है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का जंगनान है और इस पर पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती से भारत इतना जलता क्यों है। तो दोस्तों आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। दोस्तों हम आपके एक कमेंट्स को पढ़ेंगे तो जवाब जरूर दीजिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी राजदूत ने दिल खोलकर की अजीत डोभाल की तारीफ, भारतीय एनएसए को बताया अंतर्राष्ट्रीय खजाना। जी हां, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल की शख्सियत ऐसी है कि हर कोई उनका मुरीद बन जाता है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक ग्रेसी ने डोभाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने मंगलवार को कहा कि अजीत डोभाल केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खजाना है। डोभाल के उत्तराखंड के ग्रामीण परिवेश का जिक्र करते हुए अमेरिकी राजदूत ने कहा कि भारत के एनएसए केवल अपने देश के लिए ही बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय खजाना बन गए हैं। एरिक ने यह बात दिल्ली में आयोजित क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कार्यक्रम में कही। इस कार्यक्रम का आयोजन अमेरिका और भारत की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि जब मैं भारत और अमेरिका के रिश्ते के बारे में सोचता हूं तो यह काफी मजबूत है। ये बात अब पूरी तरह जाहिर हो चुकी है कि भारतीय अपने अमेरिकी साथियों से प्रेम करते हैं और अमेरिकी लोग भारतीयों से। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग अजीत डोभाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, उनके बारे में दो अच्छी बातें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन को खत्म करने के लिए पुतिन ने बनाया खतरनाक प्लान, बोले हर हाल में कीपर होगा रशिया का कब्जा। जी हाँ दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कसम खाई है कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करते ही रहेंगे, यानी करके ही रहेंगे। पुतिन ने अब कीव को पूरी तरह से बर्बाद करने का मन बना लिया है। सूत्रों की माने तो पुतिन ने राजधानी पर कब्जा करने का एक बेहद ही खतरनाक प्लान बनाया है। पुतिन ने कीव पर नए हमले की धमकी दी है। कीव पर रशिया की तरफ से हुए हमले पूरी तरह से असफल रहे हैं। इसकी वजह से 3 दिनों तक चलने वाला स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बड़े पैमाने पर युद्ध में बदल कर रह गया। पुतिन ने क्रेमलिन में आमंत्रित मिलिट्री ब्लॉगर्स और वॉर रिपोर्टर्स से कहा कि वो अब एक और प्रयास के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि दोस्तों अब रशिया ने क्लियर कहा है कि किसी भी कीमत पर अब यूक्रेन का हिस्सा रशिया का होगा। लेकिन दोस्तों आखिर कैसे, क्योंकि यूक्रेन वॉर जोन से पुतिन के लिए आई है बुरी खबर। युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं रूसी सैनिक, साथियों ने मार दी गोली। जी हाँ, यूक्रेन के वॉर जोन से राष्ट्रपति पुतिन के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है। भारी संख्या में रूसी सैनिक अब युद्ध का मैदान छोड़कर भागने का प्लान बना चुके हैं। ऐसा ही प्लान बनाकर युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं। 7 रूसी सैनिकों को उनके साथियों ने ही रोककर गोली मार दी। इससे हड़कंप मच गया। रूसी सैनिकों को साथियों द्वारा गोली मारे जाने का वीडियो यूक्रेन के ड्रोन कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध के मैदान से भागने का प्रयास करने वाले रूसी भगोड़ों को अपने ही सैनिकों द्वारा मार डाला गया। इससे 7 रूसी सैनिकों को एक जंगल की ओर भागते हुए पकड़ा गया। इसके बाद उन पर गोली चला दी गई। इससे सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों अगर खुद के सैनिक ही जंग से भाग रहे हैं तो आखिर रशिया कैसे यूक्रेन पर कब्जा कर पाएगा, कैसे युद्ध जीत पाएगा। दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी को बदनाम करने की फिर शुरू हुई मुहिम। जैक डोर्सी तो सिर्फ ट्रेलर है। 2019 में किए गए थे करोड़ों रुपए खर्च। जी हाँ, ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी, जिनके तहत माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक क्राइम सीन जैसा दिखता था और जिनके समय में ट्विटर डार्क सीक्रेट चाइल्ड पॉर्न, भारत विरोधी और विध्वंसक ताकतों
ताकतों की मिली भगत से भरा हुआ, तो उन्होंने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जैसा कि तय था, जैक डोर्सी ने अपना मुंह खोला और भारत के कथित सेक्युलर जमात ने उन पर बयान को आधार बनाकर न जाने क्या क्या अनाप शनाप आरोप मोदी सरकार पर लगाए। किसी ने मोदी जी को हिटलर कहा, तो किसी ने संविधान को ताक पर रखने वाला शासक, किसी ने कुछ कहा। देश हो या विदेश, हर जगह मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई और जितनी तेजी से ये सब कुछ हुआ, उससे कुछ शक पैदा हो रहे हैं। शक इस बात को लेकर है कि क्या 2024 में होने वाले चुनाव से पहले क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को बदनाम करने की उसी तरह की कोशिश तो नहीं की जा रही है जैसी कोशिश 2019 में की गई थी। आपको बता दें, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि 2019 में जब भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उससे पहले मोदी सरकार छवि को तार तार करने के लिए अमेरिका ने किस तरह से मुहिम चलाई थी और कैसे करोड़ रुपए खर्च किए थे, आप सभी जानते ही हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि 2024 में विपक्षी पार्टी हो या फिर देश विदेश में बैठे भारत विरोधी मोदी सरकार का और मोदी जी का बाल तक बांका नहीं कर सकते, तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा दोस्तों। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां चीन के विदेश मंत्री ने ब्लिंकिन से की फोन पर बात, कहा अमेरिका को देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जी हाँ, चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी से कहा कि हमारे घरेलू मामलों में दखलंदाजी बंद करो। जी हाँ, ताइवान के मामले पर अमेरिका और चाइना के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। चीन के विदेश मंत्री क्वीन गैंग और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन के बीच बुधवार को फोन पर बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने ब्लिंकन से साफ कहा कि वो ताइवान विवाद से दूर रहें। चीन मानता है कि अमेरिका उसके घरेलू मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। माना यह जा रहा है कि गैंग और ब्लिंकन की बातचीत अच्छे माहौल में नहीं हुई है। इसकी वजह यह है कि ताइवान की समुद्री सीमा में चीन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिकी नेवी ने यहाँ अपने 2 वॉरशिप तैनात करके उसके इरादों पर पानी फेर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत के दौरान गैंग ने ब्लिंकन से कहा कि अमेरिका को सही रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अमेरिका को चाहिए कि वो तमाम मसलों का हल बातचीत से करे और विवादित मामलों पर सहयोग हो ताकि किसी अनचाहे टकराव से बचा जा सके। बातचीत में फोकस ताइवान के मुद्दे पर ही रहा। चीन लगातार ये आरोप लगा रहा है कि अमेरिका न सिर्फ ताइवान को सैन्य मदद दे रहा है बल्कि उसकी नेवी चाइना के खिलाफ ताइवान स्टेट में एग्रेशन दिखा रही है। गैंग ने ब्लिंकन से कहा कि दुनिया जानती है कि तनाव कौन बढ़ा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां बांग्लादेशी पीएम हसीना ने राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी जी को तोहफे में भेजे आम। जी हाँ, मैंगो डिप्लोमेसी के तहत बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सद्भावना के प्रतीक के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी जी को उपहार के रूप में ताजा मौसमी आम भेजे हैं। हसीना सद्भावना के प्रतीक के रूप में पहले भी भारतीय गणमान्य व्यक्तियों को आम भेंट कर चुकी है। ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक भारतीय उच्चायोग ने बताया कि उन्होंने कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को आम भी दिए हैं। इस साल उपहार की टोकरी में मुख्य रूप से बांग्लादेश के राजशाही क्षेत्र से हिमसागर और लांगरा सहित कई किस्म के आम थे जो उच्च गुणवत्ता और अच्छे स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पीएम मोदी जी की यात्रा से पहले अमेरिका में पहली बार हिंदुओं का जुटान। क्या हुआ ऐलान, बता दें, अमेरिका में पहली बार बड़े पैमाने पर हिंदुओं का जुटान होने जा रहा है। भारतीय अमेरिकियों के एक समूह ने 14 जून को यानी आज यूएस कैपिटल में बोले तो कल हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन करने की ठानी थी। अमेरिकन फॉर हिंदूज के संस्थापक और अध्यक्ष रमेश जाबरा ने इसके लिए अपना उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने एकजुट होने पर महत्व पर जोर दिया। उन्होंने संस्कृति, समाज और अर्थशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू समुदाय के अपार योगदान को भी सराहना की। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि राजनीति के क्षेत्र में जुड़ाव की कमी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस शिखर सम्मेलन 130 प्रमुख हस्तियों और 20 हिंदू और भारतीय संगठनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। विशिष्ट उपस्थित लोगों में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी भी शामिल हैं। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एडवांस में ही हैप्पी जर्नी और लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां एमपी में चुनावी चैलेंज दे रहे कांग्रेसी नेता के बिगड़े बोल, कहा मोदी जी के पिता भी आ जाएं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। बता दें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य में राजनीतिक घमासान बढ़ गई है। बुधवार को कांग्रेसी नेता ने चैलेंज करते हुए और देते हुए पीएम मोदी के पिता पर टिप्पणी कर डाली। दरअसल शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि पीएम मोदी जी आ रहे हैं, पीएम मोदी जी के पिता भी आ जाएं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। एमपी में बदलाव की बयार है। बुधवार को एमपी कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने विवादित बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर टिप्पणी कर डाली। अरुण यादव ने कहा कि मोदी जी के पिता भी आना चाहे तो आ जाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चैलेंज देने के लहजे में अरुण यादव ने कहा कि मोदी राज्य में आ ही रहे हैं, नड्डा जी आ ही रहे हैं, मोदी जी के पिता भी आना चाहे तो आ जाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं।
चैलेंज देते हुए अरुण यादव ने कहा कि एमपी में कांग्रेस के बदलाव की बयार है। बहरहाल दोस्तों, इस प्रकार का विवादित बयान देना, वो भी प्रधानमंत्री को। अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि इनको कांग्रेस नेता को माफी मांगना चाहिए और माफी से कम कोई भी चीज नहीं चलने वाली है, तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ एक और खबर बता दे, जहां एक बहुत बड़ा सर्वे आपको बताने वाले हैं, जहां शिवराज, कमलनाथ या सिंधिया किसे बनना चाहिए सीएम। सर्वे में चौंकाने वाला नतीजा। दरअसल मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव इस साल के अंत में हो, लेकिन राज्य में अभी से ही चुनावी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश की सियासत को लेकर कई सर्वे सामने आए हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि इस बार जनता का मूड क्या है। आपको बता दें, इस बीच एक और सर्वे सामने आया है, जहां जनता ने ये बताया है कि वो मध्य प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री किसे देखना चाहती है। दरअसल जी न्यूज के ताजा सर्वे में ये पूछा गया था कि इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, जिसमें जनता ने मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। इसके बाद दूसरे नंबर पर कमलनाथ का नाम सामने आया। हालांकि सर्वे के मुताबिक दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनता का समर्थन नहीं मिला। दोस्तों, सर्वे के मुताबिक अगर आंकड़ों की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, जहां शिवराज सिंह चौहान से लेकर अन्य तक के सारी जानकारी हमने दे दिया। जहां शिवराज सिंह चौहान को 36%, कमलनाथ को 23%, दिग्विजय सिंह को 6%, ज्योतिरादित्य सिंधिया को 10%, नरोत्तम मिश्रा को 3%, जीतू पटवारी को 9%, अन्य को 13%। बहरहाल दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल हम पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? कौन होगा मध्य प्रदेश के चुनाव में अगला मुख्यमंत्री? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।